दोस्तों आज के मेरा वीडियो गति का 5वां वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग गति में त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि गति का चौथा वीडियो में हम लोग औसत चाल तक पढ़े थे और कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो औसत चाल से संबंधित था उसे भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो उसके बाद आगे हम लोग त्वरण के बारे में पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है कुछ अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके फार्मूला के बारे में भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है पॉलिटेक्निक आईटी प्रवेश परीक्षा के लिए। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। हेडिंग दीजिएगा त्वरण, और त्वरण हेडिंग देने के बाद लिखिएगा इसका डेफिनेशन कि किसी पिंड द्वारा वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहा जाता है। इसे ए के द्वारा सूचित किया जाता है। त्वरण को ए के द्वारा सूचित किया जाता है। और त्वरण किसे कहते हैं? तो किसी पिंड द्वारा वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहा जाता है। जैसे देखिए वस्तु ए है और वस्तु बी है, ठीक है, यानी कि ए से बी तक एक वस्तु चला और जो वस्तु ए है, मानिए यहाँ पर वस्तु ए तर जो वस्तु है वही वस्तु आपका बी तर भी आया। तो जो वस्तु ए तर है उसकी चाल यानी कि प्रारंभिक वेग यू है और उसकी अंतिम वेग आपका भी है, ठीक है। प्रारंभिक वेग जो आपका कुछ और है और अंतिम वेग कुछ और है। तो इस दोनों वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। जो डिफिनेशन में लिखा गया है बस वही यहाँ पर आपका इसका फार्मूला बनाया गया है। तो त्वरण बराबर फार्मूला क्या होता है? तो त्वरण बराबर फार्मूला होता है वस्तु की अंतिम वेग माइनस वस्तु की प्रारंभिक वेग बटा समय। यह आपका फार्मूला हो गया, त्वरण का फार्मूला हो गया। याद रखिएगा त्वरण बराबर फार्मूला क्या होता है? भी माइनस यू, यानी कि वस्तु के अंतिम वेग माइनस वस्तु के प्रारंभिक वेग बटा समय। यह हो गया त्वरण का फार्मूला। बात किया जाए दोस्तों कि त्वरण इसकी मात्रक क्या होती है? तो इसकी मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह कैसी राशि है? तो यह सदिश राशि है। और त्वरण की प्रकृति कैसी होती है? तो पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य तीनों होती है। तो यहाँ से देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि त्वरण का मात्रक तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। त्वरण की नेचर यानी कि प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन रहेगा पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य, इनमें से कोई नहीं, या फिर सॉरी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, क्योंकि त्वरण का जो प्रकृति होती है वह धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य तीनों होती है, ठीक है। तो त्वरण में इतना आपको याद रखना होगा, डिफिनेशन याद रखना है, इसका फार्मूला याद रखना है और यह 3 पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद आपका कुछ इसमें महत्वपूर्ण जो आपका नोट पॉइंट है उसे भी आपको याद रखना होगा। तो पहला नोट पॉइंट क्या है? यदि पिंड का वेग लगातार बढ़ रहा हो तो त्वरण धनात्मक होता है। देखिए दोस्तों इसमें जितना भी नोट पॉइंट बता रहे हैं ये सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा। तो याद रखिएगा यदि पिंड का वेग लगातार बढ़ रहा हो तो त्वरण जो यहाँ पर होगा वो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरा, यदि पिंड का वेग समय के साथ लगातार घट रहा हो तो त्वरण ऋणात्मक होता है तथा उसे मंदन कहा जाता है। तो मंदन किसे कहा जाता है आपको पता होगा कि यदि पिंड का वेग समय के साथ लगातार घट रहा हो तो वहाँ पर त्वरण जो आपका है ऋणात्मक होगा और उसी जो जब त्वरण ऋणात्मक होगा तो उसी को मंदन भी कहा जाता है, ठीक है। उसका फार्मूला क्या होता है? मंदन बराबर फार्मूला बोले या फिर तो ऋणात्मक त्वरण बराबर फार्मूला बोले। आपका फार्मूला लिखा गया माइनस भी माइनस यू अपॉन टी होता है, ठीक है। यह फार्मूला भी आप याद रखिएगा। तो त्वरण पॉजिटिव कब होता है और निगेटिव कब होता है ये आपको पता चल गया। पॉजिटिव होता है यदि पिंड का वेग लगातार बढ़ रहा हो तो वहाँ पर आपका त्वरण पॉजिटिव होगा। यदि समय के साथ लगातार घट रहा हो तो वहाँ पर त्वरण ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होता है और उसी को मंदन भी कहा जाता है, ठीक है। अब शून्य कब होता है ये भी जान लीजिए। यदि पिंड का वेग एक समान हो तो त्वरण शून्य होता है। यदि पिंड का वेग एक समान हो तो वहाँ पर त्वरण शून्य होता है। तो ये आपको तीनों पता चल गया, पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा और शून्य कब होगा। तो ये तीनों पॉइंट को आप याद रखिएगा, तीनों काफ़ी ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। तीनों में से कोई एक आपका कोई भी सेट में क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इस तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है यदि कोई पिंड एक समान त्वरण से गति करता है तो उसका वेग
बढ़ता है, ये सबको पता होगा। यदि कोई पिंड एक समान त्वरण से गति कर रहा है तो वहाँ पर त्वरण का वेग जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब आप लोग हेडिंग दीजिएगा, एक समान गति का समीकरण। यहाँ पर हम लोग चौथा पॉइंट जो पढ़े हैं, यदि कोई पिंड एक समान त्वरण से गति करता है तो उसका वेग बढ़ता है। ये पॉइंट को लिखने के बाद हेडिंग दे दीजिएगा, एक समान गति का समीकरण। अब इसमें कौन कौन से समीकरण के बारे में हमको पढ़ना है, जो कि वस्तु एक समान गति से वो गति कर रहा है, उसमें हमको जो भी ज्ञात करने के लिए बोलेगा उसको हम इस फार्मूला के माध्यम से ज्ञात करेंगे। इसमें टोटल हम 4 फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग देने के बाद लिखिएगा, पहला फार्मूला आपका है v बराबर u प्लस ए टी। इसमें हम आपको सब बताएंगे, v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है। पहले फार्मूला क्या है, फार्मूला को पहले याद कर लेते हैं। पहला फार्मूला है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा फार्मूला है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा फार्मूला है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। चौथा फार्मूला है एस एन बराबर u प्लस a/2 यानी कि त्वरण बटा 2 इंटू 2n-1। यह आपका 4 फार्मूला हो गया एक समान गति का समीकरण का, ठीक है। तो इस चारों फार्मूला को याद रखिएगा। अब इसमें आपको जो डाटा दिया गया है, v क्या है, u क्या है और a क्या है, t क्या है, s क्या है, ये सब के बारे में आपको जानना जरूरी है। नहीं तो आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा प्रारंभिक वेग, आप उसे समझिएगा अंतिम वेग, ठीक है। तो ये आपको जानना जरूरी है। जिससे मैं यहाँ पर जहाँ में हम लिख दिए हैं, a आपका त्वरण हो गया, b हो गया अंतिम वेग, u हो गया प्रारंभिक वेग और s हो गया दूरी और t हो गया समय। सबको पता हो गया। और Sn, तो Sn हो गया 90 सेकंड में तय की गई दूरी। देखिए अभी कोई किसी का समझ में यदि नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाएंगे उसमें ये सब आपका फार्मूला जो है समझ में आएगा कि ये फार्मूला जो है, पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला और चौथा फार्मूला कहाँ यूज होगा। जिसमें हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि पहला फार्मूला जो है कब यूज होने वाला है और चौथा फार्मूला है जो कब यूज होने वाला है, ये सब पता चल जाएगा। तो इसके बाद ये जो आपका है पाँचवा के बाद छठा सेट जो आएगा गति का, वो आपका उसके बाद दोस्तों एक नोट पॉइंट है जिसे आपको याद रखना होगा। यदि कोई पिंड नियत वेग से गति करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी उसके वेग तथा समय के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर s बराबर होगा v इंटू टी। एक बार फिर से हम इसको रिवीजन कर देते हैं। यदि कोई पिंड नियत वेग से गति करता है तो उसके द्वारा, नियत वेग से गति कर रहा है कोई पिंड कोई वस्तु, तो उसके द्वारा जो तय की गई जो कुल दूरी होगा, यानी कि टोटल जो आपका दूरी होगा वो आपका वेग और समय के गुणनफल के बराबर होगा। कब होगा बराबर, जब वो नियत वेग से गति कर रहा है, ठीक है, तब उसका जो दूरी होगा वेग और समय के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देता है। उसके बाद अगला नोट पॉइंट है, यदि कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर गति करता है तब, कोई पिंड जो है ऊपर से नीचे की ओर गति कर रहा है तब उसके लिए कौन सा हमको फार्मूला लगाना होगा। यदि आपसे पूछ दे कि उसका त्वरण क्या होगा, उसका वेग क्या होगा, उसका समय क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला यहाँ पर आपका 4 फार्मूला बताया जाएगा। वो 4 फार्मूला को आप याद रखिएगा। तो ध्यान में रखिएगा, यदि कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर गति कर रहा है तो उसके लिए पहला फार्मूला होगा v बराबर u प्लस जी टी। यदि यहाँ u यानी कि प्रारंभिक वेग 0 हो तो v बराबर होगा जी टी। जी यहाँ पर आपका हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। दूसरा हो गया h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यदि यहाँ पर भी प्रारंभिक वेग 0 हो रहा हो तो h बराबर होगा हाफ जी टी स्क्वायर होगा, ठीक है। तीसरा फार्मूला क्या है, तीसरा फार्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2gh। अरे इसमें भी आपका प्रारंभिक वेग 0 हो रहा हो तो v बराबर क्या होगा, √2gh होगा। तो ये 3 फार्मूला जो काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है उसके लिए, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हो तब। अब अगला पॉइंट है कि जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है तो ये आपका उसके लिए 3 फार्मूला है, और जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगला पॉइंट वही, यदि कोई पिंड नीचे से ऊपर की ओर गति करता है तब पहला फार्मूला लगाएंगे,
v बराबर u माइनस जी टी। बस देखिए इसका अपोजिट है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसमें जो फार्मूला है बस सेम फार्मूला है, जहाँ जहाँ आपका देखिए प्लस नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आप माइनस कर दीजिएगा, तो वो फार्मूला, ये जो फार्मूला है बन जाएगा ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है उसके लिए। देखिए जैसे मैं यहाँ पर देख लिए सारा फार्मूला में आपका माइनस ही लगा हुआ है, प्लस की जगह माइनस चेंज किए हैं, बाकी फार्मूला आपका सेम है। तो यह फार्मूला यदि कोई पिंड नीचे से ऊपर की ओर गति कर रहा है तब हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों बार बार आपको बता रहे हैं कि ये सब फार्मूला भी समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग के, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा यह फार्मूला कब यूज होगा और कहाँ यूज होगा। तो इसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल ही लेकर आएंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सा न्यूमेरिकल में कौन सा फार्मूला यूज होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप इस चैनल से बने रहें, अगला वीडियो में हम आपका न्यूमेरिकल ही लाएंगे। चलिए कुछ अगला नोट पॉइंट है जिसे आपको याद रखना होगा। ये सब नोट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। यदि दो वस्तुएं H1 तथा H2 ऊंचाइयों से एक ही समय में पृथ्वी तल की ओर छोड़ा जाए तो पृथ्वी पर पहुंचने के समयों का अनुपात होगा। देखिए ये न्यूमेरिकल इस टाइप पे एक न्यूमेरिकल आपका पूछेगा, ठीक है। पूछेगा यदि दो वस्तु है, ठीक है, वस्तु A और वस्तु B है, ये दोनों वस्तु के ऊंचाई कुछ ऊंचाइयों से एक ही समय में पृथ्वी के तल यानी कि पृथ्वी की ओर छोड़ा जाता है तो वहाँ पर जो टाइम का जो अनुपात होता है वो क्या होगा। जिसमें कि H1 तथा H2 ऊंचाई से एक ही समय में दोनों वस्तु को छोड़ देते हैं तो वहाँ पर जो समय है, जो भी समय लग रहा है नीचे आने में, तो उस समय का अनुपात क्या होगा उसके लिए आपका यह नोट पॉइंट याद रखना होगा और यह फार्मूला को याद रखना होगा। T1/T2 बराबर होगा √H1/H2। यह कब लगेंगे, कब फार्मूला लगेगा, जब H1 तथा H2 ऊंचाई से एक ही समय में दो वस्तु को नीचे छोड़ते हैं, पृथ्वी के तल की ओर छोड़ते हैं, तब समय का अनुपात ज्ञात करने के लिए कहेगा तो यह फार्मूला यूज होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट जो है उसी पर आधारित है, अगला पॉइंट भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि दो वस्तुएं V1 तथा V2 वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाए तो अंतिम ऊंचाई तक जाएगा। ऊपर से नीचे हम छोड़ रहे थे तो समय का अनुपात पूछा, और यदि हम नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं दो वस्तु को V1 तथा V2 वेग से, तो कह रहा कि अंतिम यानी कि सबसे मैक्सिमम यानी कि लास्ट जो है कितने ऊंचाई तक वो दोनों वस्तु जाएगा, उसके लिए यह फार्मूला आपको लगाना होगा V1/V2 बराबर H1/H2। यह फार्मूला कब लगेगा, जब हम दो वस्तु को V1 तथा V2 वेग से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो वह जो है अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। उसके लिए आपसे पूछेगा कि वो अधिकतम से अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा, उसके लिए हमको यह फार्मूला का यूज होगा, ठीक है। तो ये सब दोनों नोट पॉइंट को याद रखिएगा, डायरेक्ट आपका ये सब फार्मूला पे आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब फार्मूला को याद रखिएगा और नोट पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला पर देखिए। तो देखिए दोस्तों आज के लिए इतना ही बताते हैं, क्योंकि इतना ही आपका जो है मोशन में इतना फार्मूला को आप याद रखते हैं तो इसी फार्मूला से आप मोशन का आसान से आसान और हार्ड से हार्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाइएगा। जितना फार्मूला इसमें आपको बताया गया है और कुछ छूट रहा है तो वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, पहले हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। जितना आपको फार्मूला बताए हैं इतना फार्मूला पे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आगे क्या पढ़ना है, आगे कौन सी फार्मूला पढ़ना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिलहाल ये आप 4 फार्मूला इसको याद रखिए और 3 और 3 6 फार्मूला जो इधर है ये सब फार्मूला को आप याद रखिएगा। हम न्यूमेरिकल जिसमें बनाएंगे उसमें कभी कभी हम फार्मूला भी आप लोग से पूछ देंगे, आप लोग को कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। तो ये सब फार्मूला को याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसी फार्मूला पे आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।